मैं बात करने वाला हूं बिहार राज्य के सभी सरकारी आईटीआई में एडमिशन के संबंध में। दोस्तों, जैसे कि मैं करियर गाइडेंस के बारे में कई डिटेल करियर गाइडेंस के बारे में कई साल से बात करते हुए आ रहा हूं, तो एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है हमारे बच्चों के लिए, खासतौर से जो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कि 10th करने के बाद वो आईटीआई कर सकते हैं। और आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, अलग अलग ट्रेड्स में अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपका जो है ना जॉब जो है ना सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि आपका जो चूज योर करियर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज, इंटरेस्ट में बिल्कुल आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई किस फील्ड में आपका मन कर रहा है, उससे डेविएट नहीं करना है, बिल्कुल मूव नहीं करना है। और दूसरी चीज कैपेबिलिटीज, तो कैपेबिलिटीज दो तरह की कैपेबिलिटीज होती है। एक तो आपके अंदर में सलाहियत किसी चीज को करने के लिए, और दूसरा फाइनेंशियल, मतलब फैमिली बैकग्राउंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि मतलब बहुत हाई स्टडीज करने के चक्कर में या बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में क्या कहते हैं, परिवार में एडिशनल दबाव आ जाता है, तो जिसकी वजह से माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। कई माता पिता तो खैर बहुत तरह की बात होती है। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम अपने आप को सिक्योर कर लीजिए, मतलब प्रोग्रेस जो होता है स्लोली प्रोग्रेस होता है, स्लो प्रोग्रेस ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो भाई एक जनरेशन अगर थोड़ा सा अगर दिक्कत है तो आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाइए। स्टेबल हो जाने के बाद आगे जनरेशन में क्या कहते हैं आप और भी बच्चों को अच्छा कर सकते हैं। तो एक आईटीआई, मतलब इससे, जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि 10th करने के बाद जो आईटीआई है, अगर आईटीआई कर लेते हैं उसके बाद आपके पास बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हो जाते हैं। इवन के जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, रेलवे है और पीएसयूज है, आराम से उसमें जॉब में जा सकते हैं। और उसमें एक चीज ये देखा गया है कि नंबर ऑफ अप्लीकेंट, मतलब आईटीआई करने के बाद 10th और आईटीआई करने के बाद जो जॉब्स का जो नंबर होता है वो लाखों में होता है। तो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो अभी मतलब ये है कि नोटिफिकेशन आई है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद, यानी कि इसके तरह से जो बिहार का जो है बीसीईसी है, जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराती है, तो उसमें यह है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टेस्ट ITI CAT 2025, यानी पूरे बिहार राज्य में जो आईटीआई जो इंस्टीट्यूट है वहां पर एडमिशन के लिए जो है ना आवेदन आमंत्रित है। और ये आवेदन जो है आप कल से कर सकते हैं। और ये क्या कहते हैं, इसका जो शॉर्ट नोटिस है, तो शॉर्ट नोटिस में यह है कि उसका जो है ऑनलाइन आवेदन का जो है डिटेल जो है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 6/3/2025, यानी कल से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है 7/4/2025, यानी 7 अप्रैल 2025 को क्लोज हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है। ऑनलाइन एडिटिंग है 8/4/2025। उसके बाद ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 10/4/2025 से 13/4/2025। अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड है 28/4/2025। प्रोपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11/5/2025। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कि इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद जो है अच्छे से आईटीआई कीजिए अलग अलग ट्रेड्स में, और आईटीआई करने के बाद जो है ना आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब गेन कर सकते हैं। और जब आप जॉब में चले जाइएगा तो फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाइएगा, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाइएगा तो आगे नेक्स्ट जनरेशन में। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, कि वहां भी रहने के बाद, जॉब में भी रहने के बाद आप +2 कर सकते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, वहां से पीएचडी कर सकते हैं, आगे हाई स्टडीज कर सकते हैं, करते भी हैं। बहुत सारे लोग जॉब में रहते हुए भी, इवन के आईएएस भी बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए हैं। साइड में पढ़ते भाई आप आईटीआई किए, किसी जॉब में चले गए, वहां पर टाइम निकाल करके +2 कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, ग्रेजुएशन अगर कर लिया तो आईएएस की आप तैयारी कर सकते हैं, तो आईएएस की भी तैयारी कर सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, मतलब बहुत ही बेहतरीन। इसमें बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। मैं ये कहता हूं कि दोनों का कॉम्बिनेशन, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज में बिल्कुल मैं फिर ये कह रहा हूं कि भाई आप तालीम हासिल कीजिए, और आपके तालीम हासिल करने में अननेसेसरी पेरेंट को जो है ना बर्डन ना हो, क्योंकि आपको पैसा देने के चक्कर में, आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के चक्कर में आपके वालिदैन कभी कभी जो है क्या कहते हैं रास्ते से भटक जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो क्या कहते हैं, और ये देखा गया है, मतलब बहुत सारे बच्चे जो है ना क्या कहते हैं नीट की तैयारी के चक्कर में, जेई की तैयारी के चक्कर में बहुत सारा वक्त खराब कर दिए, और बाद में फिर उनका कुछ नहीं हुआ तो घर बैठ गए। तो उससे बेहतर तो हमारा आईटीआई है ना। बहुत सारे बच्चे बीपीएससी की तैयारी करने के चक्कर में, यूपीएससी की तैयारी करने के चक्कर में कुछ नहीं हुआ, वो घर बैठ गए, तो ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है।
और जनरली मैं चूंकि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं बिहार का, वहां पर एक चीज देखा गया है कि लोग मतलब एक तरह से कहा जाए कि डिल्यूजन यानी भ्रम में रहते हैं। जैसे कि मैं भी अलीगढ़ पढ़ने के लिए आने के लिए चाह रहा था, तो लोग कहते थे कि अलीगढ़ जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के लिए गार्जियन का अरमान होता है कि हमारा बेटा कामयाब हो। तो बहुत सारे लोग जो वापस गए हैं ना, तो जिसकी वजह से भी ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो उसमें मैं वही कह रहा हूं कि अगर प्रॉपर सिलेक्शन यानी प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कोर्स, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ जॉब्स एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट इज नीडेड, अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर काम करे, तो भाई कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कामयाबी भाई, आप जॉब क्या कहते हैं, आपको जॉब नहीं खोजना है भाई। जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी खुद आपको जॉब खोज रहा है, उसके लिए अपने आप को कैपेबल बनाना। तो कैपेबिलिटी इज नीडेड। कैपेबिलिटी के लिए वही चीज मैं कह रहा हूं कि बच्चे 8, 9, 10 से ही एकदम गोल फिक्स कर ले कि मुझे 10th करना है, तो 10th करने के बाद सर्टिफिकेट कोर्स करना है, मुझे 10th करने के बाद ITI करना है, मुझे 10th करने के बाद डिप्लोमा करना है, मुझे 10th करने के बाद 11th में आर्ट, साइंस, कॉमर्स क्या रखना है। फिर आगे चल करके अगर क्या कहते हैं +2 अगर करते हैं, नीट की तैयारी करेंगे, जेई की तैयारी करेंगे, क्लेट की तैयारी करेंगे, अलग वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। ये फिक्स होना चाहिए। और ये फिक्स करने के लिए मैं जो कहा कि इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट, टीचर्स और आपका जो है एल्यूमिनाई। क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है, सपोज कीजिए कि कोई बच्चा क्या कहते हैं 10th करने के बाद बीटेक करना चाहता है, तो बीटेक वालों से उसका इंटीग्रेशन होना जरूरी है। कोई बच्चा 10th करने के बाद क्या कहता है +2 के बाद मेडिकल की तैयारी करना चाहता है, तो मेडिकल ग्रेजुएट के साथ इंटरेक्शन जरूरी है। कोई बच्चा बीपीएससी की तैयारी करना चाहे, कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहे, तो वो उन लोगों का इंटीग्रेशन जरूरी है। इसीलिए इन्हीं सारी चीजों को लेकर के इंटीग्रेट कराने के लिए मैं एक इंटेलेक्चुअल का ग्रुप, खासतौर से पढ़े लिखे लोग जिसमें IAS हैं, IPS हैं, क्या कहते हैं अलग अलग लाइट सर्विस के लोग हैं, स्टेट सर्विसेज क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेसर हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, और सारे लोगों को बताने के लिए तैयार हैं। तो मैं यहां कह रहा था, जैसे इसमें ITI कोई बच्चा अगर करने के लिए जा रहा है, तो भी अपना इंटरेस्ट देखे, इसमें बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, अपना ट्रेड्स के हिसाब से चूज करे। और चूज करने के बाद जो बच्चे मतलब ITI कर चुके हैं और ITI करने के बाद अलग अलग वेरियस कोर्सेज में है, वहां उसको इंटीग्रेट कराए। तो ये चीज अंडर प्रिविलेज, जो मतलब समाज के सबसे निचले तबके के हैं, उनका अप्रोच नहीं है। लेकिन जो अच्छे परिवार के लोग हैं, तो अच्छे परिवार के लोगों का जो है अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग पढ़े हुए हैं, रिश्तेदारी में ही लोग मिल जाता है, तो वहां से उसको गाइडेंस मिल जाता है। लेकिन मैं बात करता हूं कि समाज के सब हाशिए में रहने वाले लोगों के बारे में, उनके लिए तो उनके लिए वही मतलब ITI में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग वो है, जैसे कि PSUs में जब ये देखा जाता है कि PSUs का जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट ही होता है, बल्कि ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे NTPC है, ONGC है, BHEL है, NEL है, GAIL है, SEL है, इन सारी चीजों में। और इसका जो बिल्कुल लागू में इंडियन रेलवे में बहुत सारा जॉब निकलता है। उसके अलावा क्या कहते हैं इंडियन आर्मी में निकलता है, इंडियन नेवी में निकलता है, इंडियन एयरफोर्स में निकलता है। उसके अलावा क्या कहते हैं अलग अलग PSUs जो बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो एक अच्छा सेफ साइट है। तो सेफ साइट इसके लिए बिल्कुल आप लोग अभी से उसके लिए आपको 10th होना चाहिए। 10th करने के बाद जो है ना अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद इसमें एडमिशन लेने का कोशिश कीजिए, और एडमिशन लेने के बाद फ्रॉम द फर्स्ट ईयर डे 1 पहले ही से मतलब ITI का 2 साल का कोर्स होता है, तो 1 साल फर्स्ट ईयर से ही आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। पैनी नजर रखिए कि भाई ITI करने के बाद किस किस जॉब में हम जा सकते हैं। तो अगर पैनी नजर अगर रखेंगे, उसकी तैयारी अगर डे 1 एडमिशन के बाद ही अगर तैयारी शुरू कर देंगे, तो ITI कंप्लीट होने के बाद भी आपको जॉब मिल जाएगा। और जॉब मिल जाएगा तो जॉब मिलने के बाद फिर मतलब फर्दर अगर पढ़ाई करना चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं। अगर फर्दर पढ़ाई नहीं करना चाहे तो भी अपने आप को स्टेबल कीजिएगा, पेरेंट्स को स्टेबल कीजिएगा, दोनों जरूरी है। क्योंकि एक बात ये भी होती है कि भाई अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में मतलब पेरेंट्स को ये नहीं कर देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब परेशानी में आ जाते हैं, वहां ये कर सकते हैं। तो ये चीज है। तो इसका जैसे कि मैं डेट बताया, कल से शुरू हो जाएगा, तो आप लोग अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और मेन चीज मैं पहले भी जो बात कर रहा था कि पूरी दुनिया में शांति लाने के लिए जो हमारा ह्यूमन वैल्यूज जब से दुनिया बनी है, आदम अलैहिस्सलाम का 2 बेटा है, काबिल और दूसरा काबिल। एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया, एक ने सच्चाई को कबूल किया और दूसरे ने बुराई को कबूल किया। तो हमेशा से जब से दुनिया बनी है, अच्छाई और बुराई में क्या कहते हैं लड़ाइयां होती आई है। तो मेन चीज ठीक है, आप ITI कीजिए। ITI करने के बाद अलग जॉब में जाइए, हमारी नेक दुआएं हैं। ITI करने के बाद फिर साइड से आप +2 कर सकते हैं, फिर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप +2 करने के बाद अगर कोई बच्चा अगर मैथ अगर रखता है तो इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर सकते हैं।
जेई, और जो बायो रखता है मेडिकल की भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे कलेक्ट की भी तैयारी कर सकते हैं, साइड में रह करके ये कर सकते हैं, फिर आगे चल करके ग्रेजुएशन अलग अलग फील्ड में आप लोग अच्छा करें। लेकिन मेरा ये कहना है कि एजुकेशन का मेन मकसद है, एकरा का मतलब पढ़ो, पढ़ो का मतलब क्या है कि इंसानियत, क्योंकि नाउ डेज ह्यूमैनिटी इज थ्रेटेंड। अगर देखा जाए तो वी आर ह्यूमन बींग्स आर इन डेंजर कंडीशन में है। जिस तरह से बुरे लोगों की संख्या बढ़ रही है और अच्छे लोगों को परेशान हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वही जो मैं बात कर रहा था, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज आप किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, सब धर्म ग्रंथों में कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन है, जैसे झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, क्या कहते हैं बहुतान नहीं फैलाना, बहुतान नहीं मतलब आरोपित नहीं करना, दिल में लालच लेकर के नहीं आना, दिल में हसद नहीं रखना, दिल में बुग्ज नहीं रखना, और क्या कहते हैं आपको सेल्फिश नहीं होना है। मतलब यह है कि आजकल मतलबी लोग बढ़ रहे हैं, सेल्फिश नहीं होना है, सेल्फलेस होना है। उसके अलावा क्या कहते हैं आपके दिल में अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईगो पर अगर बात करें तो ईगो पर बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं परिवार से लेकर के पूरे विश्व में, मतलब कि शांति खतरे में, ये अहंकार की वजह से, और अहंकार की वजह से ये कोलैबोरेशन में कमी आ रही है, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट इज नीडेड। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि कोई आदमी अगर बीमार अगर पड़ता है तो उसको टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको ट्रीट करता है, कोई इंजीनियरिंग अगर प्लांट में काम करता है तो टीम ऑफ इंजीनियर्स एक साथ मिलकर के काम करता है। लेकिन समाज और सोसाइटी में भी बहुत सारे कामों को करने के लिए मतलब कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। और हमारा मानवाधिकार भी यही कहता है कि आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी रीजन के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी क्रीड के हैं, और क्या कहते हैं किसी भी रंग के हैं, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो मानवता को रिटेन करने के लिए सारे लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। उसके लिए दिल से अहंकार को निकालना पड़ेगा, बहुत जरूरी है अहंकार, मतलब ईगो। और दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि समाज में जो 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 कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने खेत में काम करते हैं, माली है, रिक्शा चलाते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, वो समाज को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना नुकसान हम पढ़े लिखे लोगों ने। और किसी ने कहा था द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन रेस इज ह्यूमन रेस इटसेल्फ। तो पढ़ लिखने के बाद वही बुराइयां, मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी है अगर उसके अंदर में ये सारी बुराइयां हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अहंकार नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा का मतलब क्या कहते हैं, बिल्कुल आपका हिंसा जो है ना, कुछ को थप्पड़ मारते हैं तो गांधी जी ने क्या कहा, एक थप्पड़ मारिए तो दूसरा गाल बढ़ा दीजिए। तो एक मतलब आपके फिजिकल भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, प्लस जुबान से भी हिंसा नहीं होना चाहिए। हमारे नबी का जो कौल है कि भाई आपके आदाब से, आपके बातचीत से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और सेम हुए मतलब हमारे नबी आज से 1400 साल पहले जो कुरान में जो बातें कही गई है, वो सारा चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलता है। वो सारा चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन, और क्या कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, हमारा मौलिक अधिकार है। और क्या कहते हैं तो उसके अलावा जो मानवाधिकार है, मानवाधिकार भी कुरान में जो हर एक इंसान के बारे में अलग अलग अधिकार दिया गया है। पिता का अलग है, माता का अलग है, क्या कहते हैं भाई का अलग है, बहन का अलग है, हर एक आदमी का, हर एक रिश्तेदार का हक्कुल इबाद। और ये कहा भी जाता है, एक हदीस भी है कि एक आदमी मुखलिस होगा और क्या कहते हैं नेकियों से बड़ा पहाड़ होगा, लेकिन पीछे से ढकेल करके उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो ये कहा जाता है कि नेकियों से पहाड़ है, लेकिन दुनिया में लोगों का जो हक मार करके रखा है, लोग उनके पास आएंगे, उनकी नेकी उनको दे दी जाएगी। सारा नेकी जब खत्म हो जाएगा तो फिर उनको क्या कहते हैं जो आदमी है जिसका हक मारा है, उनका बदी इनको ट्रांसफर किया जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है ना बदियों का पहाड़ बन जाएगा। ये चीज है। तो ये चीज हकुल क्या कहते हैं हकुल इबाद, अल्लाह का तो हक है रोजा रखना, नमाज पढ़ना, क्या कहते हैं जकात देना, हज करना और कलमा। तो ये पांच तो ये है, वो तो हर एक इंसान के लिए, हर एक मुस्लिम के लिए फर्ज है। लेकिन उसके अलावा दूसरा ये है, और दूसरी बात ऊपर वाला अल्लाह ताला वहां पर हिसाब जो करेंगे तो वहां पर यह है कि अपना हकुल्ला वो आप बिल्कुल इंसान के और अल्लाह के बीच में और फरिश्ता रहेंगे। हो सकता है वो माफ भी करना है, क्योंकि बहुत रहीम और करीम है, और उन्हीं के एहसानात पर जो है ना क्या कहते हैं वो आपको क्या कहते हैं स्वर्ग या नर्क मिलेगा, जन्नत या जहन्नम। तो उसमें लेकिन इंसान का हक अल्लाह भी माफ नहीं कर सकते हैं जब तक कि क्या कहते हैं उस इंसान ने आपको माफी ना दे दी हो। तो इसीलिए आपके जात से, आपके बातचीत से, आपके आदाब से, आपके किरदार से किसी भी इंसान को तकलीफ ना हो, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि आज के टाइम में जनरली हम चूंकि किसान जिला से बिलोंग करते हैं, तो किसान जिला एक मेरा जिला है, जाहिर सी बात है जब जहां जन्मभूमि होती है और वहां की बातें हमेशा याद रहती है। लोग कहते हैं कॉमन में कि लोग अपनी परेशानी से उतना परेशान नहीं है जितना दूसरे की खुशी से परेशान है। बिल्कुल फ्रीक्वेंटली ये बातें कही जाती है। तो मोर और लेस ये मतलब हर जगह है, बहुत कम मतलब बहुत से कुछ कंट्रीज है कुछ बिल्कुल इंसान। तो उसके लिए वही चीज, उसके लिए सारे लोग अगर क्या कहते हैं मॉरली अगर एक लेवल तक आ जाए, इमोशनली एक लेवल तक आ जाए, क्या कहते हैं फिजिकली एक लेवल तक आ जाए, मेंटली एक लेवल तक आ जाए, स्पिरिचुअली एक लेवल तक आ जाए, तो बिल्कुल शांति आएगी। क्योंकि बिल्कुल एक देखा था मैं मतलब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से गार्ड से हाथ मिला रहे थे,
तो एक क्या है, एक मतलब एक है मतलब डाउन टू अर्थ। तो इन सारी चीजों को इसलिए कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल साहब एक शेर बोले थे कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तुम मर्तबा चाहे तो के दाना खाक से मिलके गुलजार होती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, यानी कि बिल्कुल अपने अंदर में जो सारी चीजें बिल्कुल पानी बन जाना है। और वही है कि मस्जिद में आप जमा होते हैं, मस्जिद के सब में न राजा होता है, न रंग होता है, न क्या कहते हैं बड़ा होता है, न छोटा होता है। इक्वेलिटी का दर्जा। और मानवाधिकार आयोग हमारा इक्वेलिटी के बारे में बात करता है, हमारा कुरान इक्वेलिटी के बारे में बात करता है। प्लस पूरी दुनिया में जितने भी मैसेंजर्स आए हैं सब ने क्या कहते हैं मानवता के लिए, क्या कहते हैं इक्वेलिटी के लिए बात की है। और उसके अलावा जितने भी क्या कहते हैं पैगंबर आए या मैसेंजर्स आए हमारे नबी, और उसके अलावा सारे लोग इक्वलिटी के बारे में बात करें। प्लस लैंगिक समानता, ये कहा जाता है कि वुमेन्स राइट में मैं वुमेन्स राइट के बारे में बात नहीं करूंगा। वुमेन्स राइट लैंगिक समानता मतलब पूर्व महिला और पुलिस को भी समानता बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, उसमें चाहे अगर पुरुष अगर महिला का दमन करता है या महिला पुरुष का दमन करता है तो उससे भी इम्बैलेंस हो जाता है। इनकी भी सख्त जरूरत है। न्याय दिलाने के लिए सारे लोगों को लीगल अवेयरनेस, मैं जो बात कर रहा हूं, जो हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है नानसा, हर पंचायत तक पहुंचती है, हर वार्ड तक पहुंचती है लीगल अवेयरनेस के लिए। इसमें पूरा जमीनी स्तर पर उतारा जाए, क्योंकि जब तक कि हम जानेंगे नहीं, और बहुत सारे लोग गलती इस वजह से करते हैं कि हिंदुस्तान के कानून के बारे में जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में भी बताना बहुत जरूरी है, प्रोपेगेट करना बहुत जरूरी है। तो ये है। उसके अलावा जो क्या कहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, वो चाहती है कि हम सारे लोगों के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, लेकिन फिजिकल हेल्थ के अलावा हमारा मेंटल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है और स्पिरिचुअल हेल्थ है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ये चीज एक टर्म है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई बीमारी अगर आप बहुत सारे लोग देखा जाता है जनरली हमारे किसान जिला में, वही मैं बहुत क्या इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ही खूबसूरत जिला है हमारा। उसमें मतलब मैं जो ये किया स्टडी जो किया कि वहीं पर बहुत सारी परेशानियां हैं और वहीं पर एक सोल्यूशन है, वो सोच पड़ा है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल फॉलो करते हैं, भाई अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उठा करके तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले से इलाज करते हैं। तो आपको ऐसा करना है ना भाई कि बीमारी, कहा भी जाता है कि कर्ज मर्ज और फर्ज, तीन चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो अगर थोड़ी सी अगर बीमारी होती है तो बिल्कुल एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जाते हैं और जो लोग जाते हैं उनको मतलब शिफा मिल जाता है, और बहुत सारे लोग बीमारी को दबा करके रख देते हैं। तो बाद में जनरली एक देखा गया है कि नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स मतलब किसान डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें भी एक रिसर्च मैं हालांकि चाह रहा था, क्योंकि मैं डेवलपमेंट ऑफ एंटी कैंसर एजेंट में काम कर रहा था, तो कैंसर के पेशेंट के बारे में डाटा कलेक्ट करना चाह रहा था, क्योंकि यूएसए में एक पेपर था पब्लिश हुआ था। उसमें क्या था कि पूरे यूएसए में जितने कंट्रीज हैं, क्या कहते हैं जितने स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स के लोगों का एक डाटा सेट तैयार किया गया, एक टीम ऑफ डॉक्टर्स ने, कि भाई अलग अलग स्टेट में कितने लोगों को कैंसर हुआ, कितने टाइप के कैंसर हुए, उसमें महिलाओं और क्या कहते हैं पुरुष का अलग किया, बूढ़े बच्चे का अलग किया, तो सारा, और किनको को जो कैंसर हुआ, किनको केमोथेरेपी दिया गया, किनको रेडियोथेरेपी दिया, किसका क्या कहते हैं सर्जरी हुआ, और उसमें कितना इफेक्टिव हुआ। तो सेम उसी लाइन में मैं हिंदुस्तान में भी इस तरह का एक पेपर ये करने का कोशिश कर रहा था। मैं डाटा रिट्रीव करने का कोशिश कर रहा था किसान जिला से ये करने के बाद, तो बट बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि डाटा ही नहीं है। मतलब उनकी बहुत सारी क्या कहते हैं लोगों का जो हो जाता है, अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल में या इसमें डाटा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो एक चीज देखा गया है कि हमारे किसान जिला में क्या कहते हैं जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट में देखा जाता है कि हार्ट अटैक चूंकि है एक्रोस द ग्लोब, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग उनकी अगर मौत अगर होती है तो हार्ट अटैक से होती है। तो और ये रिसेंट केसेस में देखा है, क्योंकि हमारी जो बात होती है लोगों से जो दिल्ली आते हैं मेडिकल साइंस में हार्ट प्रॉब्लम को लेकर के आते हैं, तो एक हार्ट डिजीज हमारे जिला में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा बहुत सारे डिजीज हैं जो वाटर बोर्न डिजीज हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कैंसर के भी पेशेंट बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, महावीर कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको अगर कोई अगर सर्दी खांसी जुकाम होता है तो आपको बिल्कुल पहले ही डॉक्टर के पास जाना है और पहले ही टेस्ट करा लेना है। अगर पहले ही का टेस्ट करा लेंगे तो भाई आप जल्दी ये हो सकते हैं। वहां लोग बीमारी को पालते हैं। और दूसरी बात, वहां पर एक झाड़ फूक का भी ये होता है, कोई मौलाना के पास जाता है, कोई मौलवी के पास जाता है, कोई इसके पास जाता है। एक्चुअली में वो भी फायदा करता है, क्योंकि एक बार देखा गया था कि क्या कहते हैं क्या कहते हैं कोई आदमी उसको प्रॉब्लम था, एक गए उनके पास, किसी के पास जाकर के देखा, तो देखने के बाद जो है उसको एक दवाई दिया तो बाद में वो ठीक हो गया। तो ऑटो इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए भी एक मेथड है। और हमारे माइंड में जो आइडिया है कि आप क्या कहते हैं यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, एक साहब लिख रहे हैं कि तरावी पढ़ने का, यहाँ पर तो हम लोग दिल्ली में है, तो आप लोग अगर किसानी में है तो किसानी और दिल्ली में थोड़ा सा टाइम का जो है ना फर्क है। तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं अगर अच्छा काम करता है तो आप उसको इनकरेज कीजिए। अगर इनकरेज भी अगर नहीं कर पाते हैं तो प्लीज डोंट डिस्करेज।
तो करीब 45 मिनट का डिफरेंस है किशनगंज और क्या कहते हैं दिल्ली में। नाउ आई एम इन दिल्ली। तो मेरा यह कहना है कि अगर आप कोई भी आदमी अगर क्या कहते हैं अपने आदाब को, अपने इसको तरीके को अगर हम सुधार लें, ये कर लें, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम बीमार कम पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये कि हेल्थ के बारे में, अच्छे हेल्थ के बारे में, इसके बारे में भी जागरूक होने की जरूरत है। और एजुकेशन, ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, सारे चीजों को अपने सीखना है और दूसरों तक सिखाना है। तो मैं बात कर रहा था क्या कहते हैं आईटीआई में एडमिशन के लिए हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में आईटीआई है। और बिहार में जो निकला है आईटीआई, इसको जो है ना मैं सारे बच्चों को इनकरेज करता हूँ, खासतौर से अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, तो अंडर प्रिविलेज बच्चे इसमें आप लोग क्या करते हैं अप्लाई कीजिए। तो अगर अप्लाई करते हैं, एडमिशन अगर हो जाता है तो 2 साल में एडमिशन के बाद एक पोजीशन आप गेन कर सकते हैं, कम से कम अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, वहां से रह करके अगला जनरेशन को स्टेबल कर सकते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आईटीआई के जितने क्या कहते हैं अलग अलग जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स में है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेदर प्रेस मशीन मेंडर है, मैकेनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिक मोटर व्हीकल इंजीनियरिंग है, उसका मैकेनिक रेडियो एंड टीवी इंजीनियरिंग है, पंप ऑपरेटर है, रेफ्रिजरेटर इंजीनियरिंग है, उसके अलावा क्या कहते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, सीट मेटल वर्किंग इंजीनियरिंग है, सर्वेइंग इंजीनियरिंग है, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग है, ब्लीचिंग एंड डाइंग के लिए प्रिंट है, कमर्शियल आर्ट है, डीजल मशीन इंजीनियरिंग है, ड्राउटमैन सिविल इंजीनियरिंग है, ड्राउटमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ड्रेस मेकिंग है, इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग है, फिटर इंजीनियरिंग है, फॉन्ट्री मैन इंजीनियरिंग है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग है, हेयर एंड स्किन केयर है, हैंड कंपोजिशन है, टर्निंग इंजीनियरिंग है। तो ये सारे अलग अलग ट्रेड्स हैं। तो मैं बच्चों को इनकरेज करता हूं कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है, चूज योर कैरियर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। डोंट डेविएट फ्रॉम योर इंटरेस्ट, क्योंकि आपको जिंदगी जीनी है। और जॉर्ज बर्नार्ड साहब ने भी कहा था कि आप उस फील्ड में करियर बनाए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो चलिए अब दोस्तों, टाइम टू टाइम अगर कोई भी वैकेंसीज अगर आती है तो मैं बताते रहूंगा। और दूसरा, आज ही जो बिहार में क्या कहते हैं किशनगंज और दरभंगा में जो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल है, उसका भी आज लास्ट डेट था। तो आप लोग अप्लाई कर लिए हैं, तो अप्लाई करने का तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए और उसमें आइए। और वहां आने के बाद 9th-10th से ही अपना गोल फिक्स कीजिए और अभी से पढ़ाई शुरू कर लीजिए। तो अगर अर्ली गोल सेटिंग पहले से अगर आपका गोल अगर फिक्स होगा तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। विश यू ऑल द बेस्ट।